हेलो फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, कल अंबाला में उतरेंगे 5 राफेल। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, मोदी का भूमि पूजन शपथ के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, ओवैसी, जानेंगे इस खबर को विस्तार में, आखिर क्या वजह है। साथ ही हम आपको बताएंगे बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जी हां दोस्तों 3 नई योजनाओं का शुभारंभ हो चुका है। जानेंगे इसके अंदर आपको कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे कोरोना के मामले में जी हां दोस्तों देश के किन हिस्सों में एक बार फिर से ढील दी जा रही है और किन किन हिस्सों में एक बार लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया जाएगा। साथ ही हम आपको बताएंगे लॉकडाउन के साथ अनलॉक 3.0 में कौन कौन सी चीजें खुलेंगी, यानी कि जी हां दोस्तों सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ब्यूटी पार्लर, तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही दोस्तों हम आपको बताएंगे देश की सबसे बड़ी खबर, जी हां दोस्तों शिक्षा जगत को लेकर इस समय क्या हालात हैं और स्कूल कॉलेज आपके कब तक खुल जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस देश में तमाम जगहों पे बहुत तेजी से वायरल हुआ। अगर पूरी दुनिया में बात करें तो 16.5 मिलियन लोग अभी तक इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। बात करें भारत में तो अभी तक ये मामले 14,80,000 के करीब पहुंच चुके हैं और जिस तेजी से भारत में आंकड़े बढ़ रहे हैं, जी दोस्तों एक अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। बात करें मरने वालों की संख्या में तो 33,425 लोग अपनी जान इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ जाने से दे चुके हैं। महाराष्ट्र एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे अकेले 3,76,000 मामले रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं और जिसमें से मरने वालों की संख्या 13,656 के करीब पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का जो है तेजी से बढ़ रही है और फिलहाल यहाँ की सरकार यानी श्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बहुत तेजी से काम करी और बीएमसी ने पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 31 जुलाई से आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और कौन कौन सी चीजें खुल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को लेकर काफी लोग चिंतित है। सबसे बड़ी बात कि क्या लोकल ट्रेनें खुलेंगी। जी हाँ दोस्तों, काफी उम्मीद लगाई जा रही है कि लॉकडाउन में के बाद, जी हाँ दोस्तों 31 जुलाई के बाद आप लॉकडाउन में उसके बाद जो है आप सफर कर सकते हैं, यानी कि आप लोकल में यानी कि तमाम लोग जो आम आदमी है वो सफर कर सकता है। साथ ही सिनेमा हॉल को खोलने के लिए जी हाँ दोस्तों केंद्र सरकार की गाइडलाइंस जारी हो सकती है, यानी कि आप फिल्मों को देखना आप लोग थिएटर में जाके देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी सावधानी के साथ ये सब चीजें एक बार फिर से शुरू कर दी जा रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हो गया वन प्लस का सबसे सस्ता फोन। वन प्लस ने हाल ही में अपना सबसे सस्ता स्मार्टफोन वन प्लस नॉर्ड लॉन्च किया, जिसकी शुरुआती कीमत 24,999 रुपए रखी गई। इसे साल 2020 का बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन में से एक बताया जा रहा है। हालांकि फोन की कीमत कम से कम रखने के लिए कंपनी ने कई तरह के कॉस्टिंग की है। जी हां, उदाहरण के लिए कंपनी ने इस फोन में ग्लास डिजाइन की जगह प्लास्टिक पैक पैनल का इस्तेमाल किया है। हाल ही में एक मशहूर यूट्यूब चैनल ने अपने ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में इसे जो है साबित किया। जानते क्या नतीजा निकला। जी हां दोस्तों, इसमें स्क्रैच आने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही कुल मिलाकर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में यह फोन फेल हो गया है और इसने आखिरी में काम करना बंद कर दिया। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, अमिताभ बच्चन की मौत की एक कामना कर रहे एक शख्स, बिग बी ने ब्लॉग किया जिक्र। जी हां दोस्तों, हम बात करें अमिताभ बच्चन की मौत की कामना कर रहा एक शख्स, बिग बी ने ब्लॉग में किया जिक्र। क्या है वो शख्स? 11 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद नानावटी अस्पताल में भर्ती है। सोमवार को उनकी बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा चुकी हैं। बिग बी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि इस दौरान अपने आंसू नहीं रोक पाए। इस ब्लॉग में उन्होंने ट्रोल्स का भी जवाब दिया जो उनके कोरोना के मरने की कामना कर रहा था। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में आराध्या और ऐश्वर्या के जाने की बात लिखी। वहीं ट्रोल के लिए लिखा कि वे मुझे बताने के लिए लिखते हैं कि उम्मीद करता हूं कि तुम इस कोविड में मर जाओगे। हे मिस्टर गुमनाम, तुमने अपने पिता का नाम भी नहीं लिखा क्योंकि तुम्हें ही पता नहीं कि तुम्हारे पिता कौन है। सिर्फ दो चीज हो सकती है, या तो मैं मर जाऊंगा या तो मैं बच जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो तुम एक सेलिब्रिटी के नाम पर अपना रिमार्क खराब करके इस तरह बकवास और नहीं लिख पाओगे। दया आती है तुम्हारे इस कमेंट को सिर्फ इसलिए नोटिस किया गया क्योंकि तुमने अमिताभ बच्चन के लिए बुरा बोला जो लंबे वक्त तक नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अमिताभ बच्चन के खिलाफ इस शख्स ने बहुत ही ज्यादा गलत बात कही थी और इसको लेकर अमिताभ बच्चन को ट्रोल किया जा रहा था। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही राजस्थान की तरफ से। राजस्थान में कांग्रेस पर अब चौतरफा हमला। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए हैं तैयार। बात करें कांग्रेस को घेरने के लिए अब बीजेपी के साथ बीएसपी ने भी जो है अपना मोर्चा खोल रखा है। कानूनी लड़ाई के जरिए गहलोत सरकार को घेरने की तैयारी है। राजस्थान के सियासी संकट में रोज बदल रहे हैं सियासी समीकरण। राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आ गया है जिसमें आगामी दिनों में राजस्थान में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। अब मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस में बसपा विधायकों के विलुप्त होकर लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है। मायावती ने विधायकों को लेकर कहा कि कांग्रेस में 6 विधायकों को विलय असंवैधानिक और अनैतिक तरीके से किया गया है। मायावती ने इस संबंध में आगे कहा कि राजस्थान में चुनाव परिणामों के बाद बसपा ने कांग्रेस को अपने 6 विधायकों का साथ बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन फिर भी सीएम गहलोत ने अपने दुर्भावनापूर्ण इरादे से बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए विधायकों का कांग्रेस में मिला लिया। कांग्रेस को अब इसका सबक जरूर सिखाया जाएगा। अपनी कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कहा कि वो इस मामले को हम किसी भी सूरत में ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। बात करें देश में हालात इस समय कोरोना को लेकर काफी ज्यादा हद से खराब है। लोग बेरोजगारी की कगार पर आ चुके हैं और कितने लोग तो बेरोजगार बैठे हैं। फिर भी ये राजनेता हमेशा आपस में, जी हाँ दोस्तों, सरकार गिराने और सरकार बनाने की फिराक में लगे पड़े हैं। ना कि उन्हें देश से कोई मतलब है, ना ही देशवासियों से कि इस समय ऐसे समय में कम से कम देश के लिए जिन्होंने वोट दिया है 8 करोड़ समझा, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के 8 करोड़ जनता ने वोट दिया है। फिलहाल कम से कम उस बात पे नोटिस करके सरकार को चलने दिया जाए और कोविड-19 के इस महामारी से निकलने के बाद जो करना तब कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल ऐसे हालात में जहां पे कोरोना को रोकने के लिए सरकार को सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, तो ऐसे हालात में लोग अपनी सरकार बचाने के फिराक में लगे हुए हैं। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही राम मंदिर के ऊपर। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी का राम मंदिर भूमि पूजन का प्लान पर ओवैसी भड़के, कहा संविधान की शपथ का उल्लंघन हो रहा है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को जाने वाले अयोध्या। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के मंदिर के शिलान्यास में जाने को संवैधानिक शपथ का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता भारत के संविधान का अभिन्न अंग है और यह उसका अनादर होगा। राम मंदिर भूमि पूजन पर सियासत लगातार शुरू हो चुकी है। ओवैसी ने कहा कि पीएम का इस कार्यक्रम में जाना संविधान के खिलाफ है। बता दें कि पीएम मोदी ने 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होंगे। बता दें कि पीएम मोदी, जी हां दोस्तों, अपनी तरफ से पूरी तरह से जो है आश्वासन दे चुके हैं कि वो 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे और मंदिर की आधारशिला रखेंगे। उसी दिन के बाद से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ओवैसी ने कहा कि हम नहीं भूल सकते कि 400 वर्षों से ज्यादा वक्त से बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और 1992 में क्रिमिनल भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया था। मोदी का यह होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए, जी हां दोस्तों, भूमि पूजन के लिए इसके निर्माण का शुभारंभ करेंगे। पीएम का कार्यक्रम तय हो चुका है। वह दिन के 11:30 बजे पहुंचेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 200 गणमान्य लोगों के भाग लेने की उम्मीद होगी। मेहमानों की सूची पीएमओ को सौंपी जा चुकी है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट में आया विकास दुबे का जिक्र। सख्त से बोले चीफ जस्टिस, खतरनाक हो जमानत नहीं मिलेगी। अपराधी की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जो है सख्त टिप्पणी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम खतरनाक शख्स हो, जमानत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने विकास दुबे का जिक्र कर रहा था, उसे जमानत मिली, सबने देखा क्या हुआ। कोर्ट ने कहा यूपी के राज्य सरकार अपराधियों को मिल रही जमानत से परेशान है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और अपराधियों पर बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और एक अपराधी पर, जिस पर 8 आपराधिक मामले दर्ज थे, उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि तुम खतरनाक आदमी हो, तुम्हें जमानत नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे का जिक्र करते हुए कहा कि अपराधियों को मिल रही जमानत पर यूपी सरकार अभी भी परेशान है। आगे कहा कि विकास दुबे जो जमानत पर बाहर था, उसने क्या किया उस सबने देखा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि अब जो है अपराधियों को एटलीस्ट जमानत तो नहीं दिया जाएगा। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, बढ़ेगी संजय दत्त की मुश्किलें। जेल से छूटने को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा राजीव गांधी हत्याकांड का अपराधी। पेरा लीवन की याचिका के अनुसार उसने मार्च 2016 में यरवदा जेल को आरटीआई आवेदन करके यह जानना चाहा कि संजय दत्त को समय पूर्व रिहाई से पहले केंद्र और राज्य सरकार की राय ली गई थी या नहीं। जी हां दोस्तों, हम बात करें राजीव गांधी हत्याकांड के एक अभियुक्त ने बंबई सिलसिलेवार बम विस्फोट के कांड में दोषी ठहराए गए अभिनेता संजय दत्त की समय पूर्व रिहाई पर ब्यौरा मांगते हुए बंबई उच्च न्यायालय से याचिका दायर की है। एजी पेराविलन के 9 वोल्ट की 2 बैटरियां उपलब्ध कराने के कारण 19 साल की उम्र में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इन बैटरियों का इस्तेमाल उस बम में किया गया था जिसे फटने से प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। पेरालीवन फिलहाल चेन्नई के पुजल केंद्रीय जेल में है। पिछले 29 सालों से सलाखों के पीछे रहे इस व्यक्ति ने पिछले सप्ताह वकील नीलेश उर्फे से मार्फत मुंबई उच्च न्यायालय में अर्जी दी कि क्या वो सूचना के अधिकार के तहत अपने सवालों का जवाब महाराष्ट्र से मांग सकता है। जी हाँ दोस्तों, समय से पहले रिहा हो गए थे संजय दत्त। संजय दत्त को 2006 और 2007 में विशेष अदालत ने हथियार कानून के तहत दोषी ठहराया था।
उन्हें 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले पर मुहर लगाई थी, लेकिन कारावास की अवधि घटाकर 5 साल कर दी गई थी। मई 2013 में संजय दत्त ने यरवदा जेल से अपनी सजा पूरी करने के लिए आत्मसमर्पण किया। सजा के दौरान उन्हें कई मौकों पर छुट्टी और पैरोल पर दिया गया था। 25 फरवरी 2016 को उन्हें 256 दिन पहले रिहा कर दिया गया। फिलहाल इस मामले को फिर से एक बार हवा मिल चुकी है, क्योंकि इसके ऊपर आरटीआई का जो है मामला आ चुका है। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के अंत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर आ रही है कि रक्षाबंधन और ईद के त्यौहार पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि आपके राज्य, आपके शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और किन किन की जो है रूट यानी जो है लाइनें बढ़ा गई हैं, यानी कि जो हफ्ता में 2 दिन जाती थी उन्हें 3 दिन कर दिया गया। अगर आपको विस्तार से जानना हो तो आप वीडियो